हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 5 ऑफ मई 2022 क्या है आज के हाइलाइट्स देख लेते हैं। इधर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई बंद होने का नाम नहीं ले रही है। बाल्टिक कंट्रीज न्यूज में आ रहे हैं, नॉर्डिक कंट्रीज भी न्यूज में हैं। तो ये कौन कौन से कंट्री हैं और क्या है इनके बारे में न्यूज, आज हम ये सारा चीज जानेंगे। और हम साथ में जानेंगे G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का वेन्यू क्या है 2022 का। ऐसे कई तमाम न्यूज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज हैंड पिक न्यूज आपके पास लेकर आ रहे हैं। और हम अब शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा। तो वो होगा यहाँ पे G20 समिट 2022 का वेन्यू क्या है। नेक्स्ट हाईलाइट होगा विच आर बाल्टिक कंट्रीज, आज हम उसे जानेंगे। वेन्यू ऑफ द अपकमिंग ओलंपिक्स कौन सा है 2024 का या 28 का, कहाँ होने वाला है। साथ में हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में कल आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्या इंपॉर्टेंट पॉलिसी अनाउंसमेंट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पहला न्यूज आ रहा है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2022। ऑप्शन है आपके इटली, इंडोनेशिया, जापान या साउथ कोरिया। इटली तो लास्ट टाइम था, इसलिए इटली तो आंसर इसका नहीं होगा। ये तीन में से ही आपको सिलेक्ट करना है क्या है आंसर इसका। और राइट आंसर है इसका बी, इंडोनेशिया यानी साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाउ ये रहा इसका लोगो इस बार का, G20 समिट इंडोनेशिया 2022। देखते हैं टेकअवेज में क्या है। In 2021, the G20 summit was held in Rome, Italy. Now in 22, the G20 summit will be held in Bali, that is Indonesia. While next year, that is coming year 2023 में ये होगा न्यू दिल्ली में। ये होगा कहाँ? न्यू दिल्ली, इंडिया में। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं G20 के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें जानना चाहिए। G20 इसका हेडक्वार्टर क्या है? कैंकुन, दैट इज मैक्सिको में है। और टाइप क्या है इसका? ट्रेड ब्लॉक है ये। मेंबर स्टेट्स अभी 23 कंट्रीज हैं। एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 20th of August 2003 को। ये रहा इसका लोगो। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज जान लेते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है। तो G20 वर्क्स टू एड्रेस द मेजर इश्यूज रिलेटेड टू द ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये तीन मेजर एरियाज हैं जिस पर ये इसमें बातचीत होती है। और इसके बारे में ये अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन वो G20 के हैं। अब आप इंडिया और चाइना जिसका मेंबर हो तो पॉपुलेशन का तो परसेंटेज सोच ही सकते हैं आप कितना हाई होगा। 70% ऑफ इट्स फार्मर्स एंड 26% ऑफ वर्ल्ड्स एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। इसका सब होता है ये G20 कंट्रीज के द्वारा, राइट। तो G20 का लास्ट ईयर जो समिट था 2021 का, ये देखिए इटली उसका ये लोगो है। और ये रहा इंडोनेशिया का लोगो जो इस साल होगा और अगले साल दिल्ली में होगा। तो ये सारे नाम वेन्यूज आपको याद रखने हैं। अगला पॉइंट आ रहा है, विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ बाल्टिक कंट्री। इसमें से कौन बाल्टिक कंट्रीज नहीं है। आप जरा सा अगर यहाँ ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा बाल्टिक कंट्रीज पहले हैं कौन कौन। ये देखिए यहाँ पर आपको बाल्टिक सी मिलेगा और इसके साइड में जो कंट्रीज हैं यही तीनों ये कहलाते हैं बाल्टिक कंट्रीज। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये तीनों कंट्री। कभी ये रशिया का ये पार्ट हुआ करते थे, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। बाद में 1991 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो ये कंट्री भी इंडिपेंडेंट हो गए और यहाँ पर ये बनता है। तो यहाँ ऑप्शन से अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा इसमें से बाल्टिक कंट्री नहीं है। एस्टोनिया बिल्कुल है, ये ब्राउन कलर में। देन लातविया ये ग्रीन वाला है और ये पर्पल वाला है लिथुआनिया। तो फिनलैंड नहीं हुआ, फिनलैंड ये हुआ फिनलैंड। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये कंट्रीज पे कुछ ज्यादा ही फोकस इधर रह रहा है हमारे करंट अफेयर्स में, क्योंकि ये सारे कंट्रीज बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ऑलमोस्ट एवरी डे इनका नाम कोई ना कोई बात को लेकर के न्यूज में आता है। जैसे ये हो गया यूक्रेन, यहाँ ये बेलारस है, ये पोलैंड जो यहाँ से लोग यूक्रेन से पलायन के माइग्रेट किए थे, मोस्टली पोलैंड में गए थे। इधर ये रोमानिया है, इधर अलग परेशान है रोमानिया, उसे लग रहा है कि उसने काफी हेल्प किया है यूक्रेन को, तो ऐसा ना हो कि रशिया इनके अगेंस्ट भी आंखें दिखाने लगे। और ये रहा मोल्डोवा। तो ये सारे कंट्रीज बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, इसलिए आप याद रखेंगे इनका लोकेशन कहाँ कहाँ क्या है। तो एक बार फिर मैं बता दूं बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, राइट।
तो राइट आंसर है कि कौन नहीं है इन चार में से, तो राइट आंसर इज डी, दैट इज फिनलैंड। नाउ टेकअवेज में बाल्टिक कंट्रीज आर अलोंग बाल्टिक सी, सो अर्लियर दे वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर, और कौन कौन है तीनों मैंने आपको इसका नाम बता दिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्लूड सर्फिंग। ये देखिए सर्फिंग कैसे होता है, उसका पिक है यहाँ पे। Oh no, this is surfing, sorry, this is surfing, ये तो स्केटबोर्ड है। सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग, अब ये तीनों स्पोर्ट्स को 2028 समर ओलंपिक गेम्स में इनको अप्रूवल मिल गया है इनको इंक्लूड करने के लिए। नाउ व्हाट इज द वेन्यू ऑफ द ओलंपिक 2028? इस ओलंपिक का वेन्यू क्या है? आपके ये ऑप्शंस है, पेरिस, लॉस एंजलिस, टोक्यो, नन ऑफ दीज। देखिए टोक्यो में लास्ट टाइम हुआ है, तो लेटेस्ट टोक्यो में ऑलरेडी हो चुका। 2024 में पेरिस में होने वाला है, और 2028 का तो राइट आंसर इज बी, दैट इज लॉस एंजलिस। यहाँ देखते हैं टेकअवेज। 2024 ओलंपिक्स कहाँ होगा? पेरिस में, यानी नेक्स्ट। 2028 का समर ओलंपिक्स लॉस एंजलिस में होगा, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स में। और इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसान, दैट इज स्विट्जरलैंड। आईओसी के प्रेसिडेंट है थॉमस बाक, एंड आईओसी वाज फाउंडेड ऑन 23rd of June 1894 इन पेरिस, फ्रांस, राइट। तो इतनी सारे इसमें इंफॉर्मेशन है, एक एक स्लाइड पे 10-10 आपको मेजर पॉइंट्स मिल रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आ रहा है, अभी वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कंप्लीट हुआ है, इसका टाइटल होल्डर कौन बना इस पर नया? तो ये हैं आपके ऑप्शंस, रॉनी ओसलिवन, स्टीव डेविस, पंकज आडवाणी, या नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज रॉनी ओसलिवन। ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं और बेहतरीन स्नूकर प्लेयर है। ये स्नूकर टेबल है जो कि ये 15 रेड्स होते हैं और 6 अदर कलर्ड बॉल्स होते हैं, जिसको मिलाकर ये सीक्वेंस बनाकर गेम खेला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग, कभी आपको मौका मिले जरूर इसे देखिएगा। और ये कई बार लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं बिलियर्ड्स और स्नूकर में, तो ये मैं बता दूं, एक बेसिक डिफरेंस ये है कि स्नूकर 15 + 6 दैट इज 21 बॉल्स के साथ खेला जाता है, ऑब्जेक्ट बॉल्स, और बिलियर्ड्स में 3 बॉल होते हैं, ओनली 3, राइट। तो ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस है इसका। तो यहाँ पे राइट आंसर इज रॉनी ओसलिवन। टेकअवेज देख लेते हैं। रॉनी ओसलिवन जो इंग्लैंड के प्लेयर है, उन्होंने जीता है 2022 का वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप बाय डिफीटिंग हिज जुड ट्रम्प, जो खुद भी वो इंग्लैंड के ही हैं। इनको हरा करके रॉनी ओसलिवन ने टाइटल जीता है। अगला पॉइंट आ रहा है, गंगा पाथवे विच इज सेड टू बी अ वर्जन ऑफ मुंबई फेमस मरीन ड्राइव। तो मुंबई का मरीन ड्राइव बड़ा ही फेमस है, और ऑलमोस्ट उसी तर्ज पे ये गंगा पाथवे बनाया जा रहा है। काफी बड़ा स्ट्रेच है ये, और काफी खर्चा हो रहा है इस पे, और इसके बाद तो इस जगह का रौनक ही बदल जाना है। तो आपको ये बताना है कि ये किस सिटी में ये बनने जा रहा है, गंगा पाथवे। कोलकाता, वाराणसी, पटना या कानपुर, ये चारों के चारों जो सिटीज हैं ये गंगा के ही किनारे हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, ये पटना में बनने जा रहा है। जी हाँ, बिहार का कैपिटल पटना। द एम्बिशियस लोकनायक गंगा पाथवे, तो इसका नाम होगा लोकनायक, जयप्रकाश नारायण के नाम पर है। सो लोकनायक गंगा पाथवे, एन एलिवेटेड बाईपास to the city through the southern bank of the river Ganga, a stretch from Dharmsala to Didarganj of about 20.5 km long. So quite a long stretch it is. 4-lane expressway connecting Digha in the west to National Highway 31 in Patna city east will be built on an elevated structure. और ये देखिए स्ट्रक्चर ऑलरेडी स्टार्ट है, काफी काम हो चुका है। now बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में और इम्पोर्टेंट चीजें क्या है देखने लायक, वो है महाबोधि टेम्पल जो बोध गया में है, तख्त हरमंदिर साहिब, तो ये सिखों के लिए भी बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ पे, और बुद्धिज्म के लिए तो है ही महाबोधि ट्री। गोलघर अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ एक ऐसा स्टोर हाउस है जिसमें बाढ़ आने के समय में बचने के लिए या उसको काउंटर करने के लिए इसमें अनाज का स्टोर होता है। बड़ा ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है ये। और एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल, हमारा जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है गंगा डॉल्फिन,
वो भी बिहार में ही ज्यादातर पाया जाता है, बिहार वाले सेक्शन ऑफ गंगा में। अगला पॉइंट आ रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 400 डेज। अगर ये चेहरा पहचानते होंगे तो आंसर भी इजीली मिल जाएगा। शशि थरूर, चेतन भगत, अमीश त्रिपाठी या दुर्जोय दत्ता। बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका, चेतन भगत। जी हाँ, इनका लेटेस्ट बुक है 400 डेज। और देखते हैं, ये देखिए इसका कवर है 400 डेज का। चेतन भगत के कुछ और बड़े ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो भी आज भी हम लोग देख लेंगे। चेतन भगत new novel titled 400 Days. It's the third novel in the Keshav Saurabh series. अब ये कोई सीरीज है इनका जिसमें ये तीसरा नॉवेल है। आफ्टर फर्स्ट नॉवेल था इनका द गर्ल इन रूम 105। ये केशव सौरभ सीरीज है। अब इसके पीछे का क्या स्टोरी है वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आप पढ़ के खुद देखिए और हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए अगर आपको कोई आइडिया है केशव सौरभ सीरीज क्या है। और दूसरा था वन अरेंज्ड मर्डर, और उसके बाद ये तीसरा इस पार्ट का 400 डेज, राइट। इनके कुछ और फेमस बुक्स हैं, देखिए 5 Point Someone, कोई ना कोई एक डिजीज से रिलेटेड होता है। देखिए 400, 105, 1 शायद ये भी एक डिजीज में ही काउंट होता होगा इनका। 5 Point Someone है इनका बुक। अगला देखते हैं 2 States, देन the 3 Mistakes of My Life, the 3 Mistakes of My Life। So 1, 2, 3, 5 हो गया, अब 4 देखना है, 400 में से आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इनके बुक्स हैं। वन अरेंज्ड मर्डर, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स रहे इनके। नाउ कल जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, इन्होंने 2 बड़ा मेजर स्टेप लिया और बिल्कुल अप्रत्याशित था, क्योंकि शेड्यूल नहीं था कि वो आकर के कुछ हमारे सीआरआर या रेपो रेट के बारे में कोई चेंजेस लाएंगे। बहुत समय से तो नहीं चेंज हुआ था, एक पर एक कल वो आए और उन्होंने चेंज कर दिया। तो 2 जगह उन्होंने चेंज किया, एक रेपो रेट जिसके बारे में कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा। आज मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, कैश रिजर्व रेशियो कितना %। ये वो रेशियो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, कि जो भी कॉमर्शियल बैंक्स में जो पैसा डिपॉजिट होता है उसका सर्टेन परसेंटेज बैंक को अपने पास रखना होता है और सर्टेन परसेंटेज उसको आरबीआई के पास रखना होता है। यानी ये वो पैसा है सीआरआर एंड एसएलआर जो लोन देने में इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसको रिजर्व की तरह रखना पड़ता है, एक रेशियो है ये। तो सीआरआर और एसएलआर तो अभी भी 18% है, बट सीआरआर में कल चेंज हुआ है और वो क्या है आपको बताना है। यहाँ ऑप्शन है 4.5%, 4%, 5.5 या 5.25, और राइट आंसर इज ए 4.5%। तो सीआरआर पहले 4% था, अब 0.5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया है और अब ये हो गया है 4.5%। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ये देखिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास announced a 40 basis point hike in the key lending rate and raised the cash reserve ratio by 50 basis points in an unscheduled announcement. Normally 3 months पे होता है ये, बट ये टाइम पे नहीं हुआ, उसके पहले ही इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया ऑन May 4th। तो रेपो रेट अभी है 4.4% और सीआरआर है ये चेंज हुआ, ये दोनों चेंज हुआ, ये पहले के जैसे 4.5% और एसएलआर 18%। तो ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। एक एक स्लाइड में मैं कोशिश करता हूँ कि एक स्लाइड में 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिल जाए और इस तरह से आने वाले एग्जाम को आप बहुत स्मूथली पूरा कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।